हेलो एवरीवन, वेलकम टू जून पॉलिटिकॉन। जैसा कि हमने पहले वीडियो में कहा था कि जो ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली बुक है, उस पे हम लोग स्पेशल वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पे। तो उसी सीरीज में से सबसे पहला टॉपिक है वो है सोशल मूवमेंट्स। इस चैप्टर को जो उस बुक में अमिताभ अविष्कर ने लिखा है। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सोशल मूवमेंट्स। अ सोशल मूवमेंट इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम. Such action is often directed against the state and takes a form of demanding changes in state policy or practice. सोशल मूवमेंट जो होता है हमेशा वो एक प्रकार का कलेक्टिव एक्शन होता है ओवर टाइम में, जो कि स्टेट के लिए हमेशा उसके पॉलिसी में और प्रैक्टिस में चेंजेस की डिमांड करता है। ये नहीं, सोशल मूवमेंट उसको नहीं कहते हैं जो डायरेक्टली किसी स्टेट को ओवरथ्रो करने की बात करें। मेनली सोशल मूवमेंट वो है जो स्टेट की किसी पॉलिसी में या उसके किसी प्रैक्टिस में चेंजेस की डिमांड करें। और सोशल मूवमेंट का कोई एक फिक्स डेफिनेशन तो नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट को कभी भी सोशल मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो एक प्रकार की सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, हमेशा उनके जो ऑब्जेक्टिव्स और आइडियोलॉजीज होते हैं वो एक दूसरे से शेयर्ड करते हैं, वो शेयर्ड होता है या तो लगभग सेम होता है। और सोशल मूवमेंट हैज ए जनरल ओरिएंटेशन टू ब्रिंग अबाउट और प्रिवेंट चेंज, या तो चेंज लाना है या फिर चेंज जो हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है। लेकिन ये जो डिफाइनिंग फीचर्स हैं ये कांस्टेंट नहीं है और समय के साथ ये चेंज होते रहता है। इंडिया में जो भी सोशल मूवमेंट हुए हैं तो उस पर जो भी इंटेलेक्चुअल स्टडीज़ हुआ है, एकेडमिक्स में जो स्टडी हुआ है, वो सबसे अगर पहले स्टार्ट किया जाएगा तो एम.एस.ए. राव और घनश्याम सा थे। ये दोनों जो इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने सबसे पहले सोशल मूवमेंट पे काफ़ी रिसर्च किया था। तो राव जो है वो यानी एम.एस.ए. राव जो है सोशल मूवमेंट को 4 फोर फोल्ड स्कीमा में जो है डिवाइड किए थे। उसमें उनका था रिवॉल्यूशनरी, रिफॉर्मिस्ट, रिडेम्पटिव एंड अल्टरनेटिव। और जो घनश्याम सा थे उन्होंने सोशल मूवमेंट को रिवॉल्ट, रेवेलियन, रिफॉर्म एंड रिवॉल्यूशन में जो है डिस्क्राइब किया था। और घनश्याम सा का जो स्टडी था वो अमेरिकन थ्योरिस्ट थे टेड गोर, उनके कंसेप्ट था रिलेटिव डेप्रिवेशन, उससे जो है काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो आप लोगों को मेनली इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि घनश्याम सा किससे इंस्पायर्ड थे, तो टेड गोर से थे। और उनका कौन सा कंसेप्ट था, तो रिलेटिव डेप्रिवेशन। और मैकार्थी और जाल थे जो भी अमेरिकन थ्योरिस्ट थे, और उनका जो सोशल मूवमेंट पे स्टडी करने का थ्योरी था वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी था। लेकिन उसका अधिक इम्पैक्ट हमारे जो इंडियन इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने जो स्टडी किया सोशल मूवमेंट का, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारे मूवमेंट पे नहीं पड़ा था। सोशल मूवमेंट थ्योरी एंड द चैलेंज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स। इमरजेंस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ इंटरकनेक्टेड मल्टी स्टैंडर्ड सोशल मूवमेंट्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। जैसे कि जब सोशल मूवमेंट स्टार्टेड हुआ तो उसको न्यू सोशल मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो उसमें अमेरिका में जैसे नई प्रकार के मूवमेंट स्टार्ट हुए, लाइक राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, ब्लैक पावर एंड ब्लैक पैंथर्स मूवमेंट, द स्टूडेंट्स मूवमेंट अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म सेंटर्ड अराउंड द वियतनाम वॉर, द पीस मूवमेंट फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। उसके बाद द इन्वायरमेंटल मूवमेंट अगेंस्ट एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, द वुमेन्स मूवमेंट दैट रेंज फ्रॉम द कोस्ट फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू रेडिकल फेमिनिज्म। ये जितने भी मूवमेंट थे ये उस नोशन को काफ़ी चैलेंज किया, शार्पली चैलेंज किया कि जिस नोशन ने जो नेशन ये मानता था, जो विचार ये मानता था कि जो मूवमेंट होगा वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होगा। ठीक है, कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाज द सेंट्रल सोशल कंट्राडिक्शन एंड अराउंड विच सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी ऑर्गेनाइज्ड। मतलब क्लास कॉन्फ्लिक्ट वो सेंट्रल सोशल कंट्राडिक्शन होगा जिसपे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो ये सारे मूवमेंट्स ने उस नोशन को चैलेंज किया। तो उसी में एक एंड्रे गॉस थे जिसने ये कहा था कि बिड फेयरवेल टू वर्किंग क्लास, कि अब वर्किंग क्लास के थ्रू मूवमेंट नहीं होगा, जो मार्क्सिस्ट कंसेप्शन था कि वर्किंग क्लास मूवमेंट करेगा। तो एंड्रे गोज ने ये कहा कि बिड फेयरवेल टू वर्किंग क्लास, उनका ये टर्म था। वहीं जुगन हैबेमास और एलन टोरेन जैसे थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये कहा कि न्यू सोशल मूवमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट क्लास हैड बिकम रिडंडेंट एज एन ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म ऑफ सोशल आइडेंटिटी एंड एक्शन। जुगन हेबेमास और एलन टोरेन जैसे थ्योरिस्ट ने ये कहा कि न्यू सोशल मूवमेंट ने इस बात को दिखाया है कि जो क्लास है अब वो एसेंशियल नहीं रहा है सोशल आइडेंटिटी और एक्शन को ऑर्गेनाइज करने में। ठीक है, तो इसमें वही था, इस प्रकार के मूवमेंट्स ने मार्क्सिस्ट कंसेप्शन जो था मूवमेंट का या रिवॉल्यूशन का उसको चैलेंज किया। और इस प्रकार के मूवमेंट्स जो है वो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोशल फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि जो वेलफेयर स्टेट था वो क्लासिक फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी ने एक प्रकार का न्यू फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन क्रिएट किया सोसाइटी में। उस एलिनेशन के जो इसका इस मूवमेंट का जो
ये सब जो मूवमेंट हो रहा था उसका एक प्रकार का कैटलिस्ट था, न्यू फॉर्म्स ऑफ एलियनेशन। अब इंडिया में जो सोशल मूवमेंट हुए 1970s में, उसको हम लोग देखते हैं। द रोल ऑफ क्लास पॉलिटिक्स इन सोशल मूवमेंट्स, द रिलेशनशिप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स टू द रेस्ट ऑफ द पॉलिटी एंड इश्यूज ऑफ आइडियोलॉजी अराउज इन इंडिया इन द 1970s एंड 1980s। अब इस समय के जो मेन मूवमेंट थे वो कौन-कौन थे 1970s के? जैसे स्टूडेंट मूवमेंट हुआ बिहार में, जिसको टोटल रिवॉल्यूशन कहते हैं जयप्रकाश नारायण में के लीडरशिप में। फिर नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात। इस टाइप के जो भी मूवमेंट थे, तीनों मूवमेंट एक प्रकार का इसमें गांधीयन और सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मिक्सचर था। नक्सलाइट मूवमेंट ड्राइवन बाय माओइस्ट आइडियोलॉजी। तो द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट जैसे चारू मजूमदार एंड कानू सान्याल, उन्होंने ये एडवोकेट किया कि स्टेट को जो है वायलेंट ओवरथ्रो से उखाड़ करके फेंक देना है, और स्टेट कोई नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज क्लास को। और कौन करेगा? तो पीजेंट्स एंड अदर एक्सप्लॉइटेड क्लास, जो किसान है और जो शोषित वर्ग हैं वो सब मिलकर, यानी किसान और शोषित वर्ग मिल करके स्टेट को और प्रॉपर्टीड क्लास को वायलेंट ओवरथ्रो मतलब हिंसक क्रांति के थ्रू जो है उखाड़ करके हटा देना है। तो ये नक्सलाइट मूवमेंट जो इंडिया में हुआ था वो इसका आइडियोलॉजी इस टाइप से था। माओइस्ट आइडियोलॉजी, माओ चाइना के लीडर थे, उनसे इन्फ्लुएंस था। द राइज ऑफ दलित पैंथर्स इंगेज्ड विद द राइटिंग्स ऑफ बी आर अम्बेडकर। ऐसे लोग जो बी आर अम्बेडकर की राइटिंग से इंगेज्ड हो रहे थे, जो इंडिया के नए नए एजुकेशनल क्लासेस निकल उभर करके आ रहे थे, जो यंग लोग थे नए नए यूनिवर्सिटी में पढ़ना स्टार्टेड किए, तो उन्होंने जो बी आर अम्बेडकर की राइटिंग से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए। तो दलित पैंथर्स जो है राइज हुआ इंडिया में मूवमेंट, जो कि अमेरिकन मूवमेंट से इंस्पायर्ड था, जो वहाँ पे ब्लैक पावर एंड ब्लैक पैंथर्स वाला मूवमेंट हुआ था। तो दलित मूवमेंट जो है कास्ट आइडियोलॉजी highlighted how caste ideology continued to form the basis for social exclusion and discrimination. Their attempts to challenge dominant caste practices met with violent reprisals. तो उन्होंने हमेशा दिखाने का कोशिश किया कि ये जो मूवमेंट था दलित पैंथर्स का, कैसे अभी भी जो कास्ट का आइडियोलॉजी है वो हमारे सोसाइटी में सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन का एक बहुत बड़ा बेसिस है। यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर वुमेन डिक्लेयर्ड हुआ था 1976 टू 85 में, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि ये पूरा दशक जो है हम महिलाओं के लिए मनाएंगे। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में 1974 में एक कमेटी बनाया गया CSWI करके। तो उन्होंने अपना रिपोर्ट जब इंडिया मतलब सबमिट किया 1974 में, उसमें 3 लोग मेंबर थे। तो उसके बाद उस रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद ये वुमेन्स पे रिलेटेड जितने भी डिबेट थे काफ़ी स्टार्टेड हो गए इंडिया में, लाइक डॉरी के अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल लॉज के अगेंस्ट, जो मुस्लिम पर्सनल लॉज वगैरह था, वुमेन्स राइट टू लैंडेड प्रॉपर्टी, कि वुमेन को लैंड की प्रॉपर्टी में जो माता पिता कितना हक मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, इन सब पे काफ़ी डिबेट इंडिया में 1974 उस रिपोर्ट के आने के बाद स्टार्ट हो गया। बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट लाइक चिपको मूवमेंट एंड द कैंपेन ऑफ केरला शास्त्र साहित्य परिषद टू स्टॉप द बिल्डिंग ऑफ डैम इन साइलेंट वैली इनिशिएटेड a debate on environment and development and challenged the prevailing model of development in terms of its environmental impact on biodiversity and the physical landscape। बहुत सारे मूवमेंट जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया, और जो केरला शास्त्र साहित्य परिषद था जिन्होंने साइलेंट वैली में डैम बनाने को स्टॉप मतलब बंद करना चाहा। तो इन सब चीज़ें से इस पर डिबेट हो गया कि हम जो डेवलपमेंट का मॉडल अपना रहे हैं इस देश में, वो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है और उसका बायोडायवर्सिटी पे और फिजिकल लैंडस्केप पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इस प्रकार से इस सारे मूवमेंट ने डेवलपमेंट का जो हमारा मॉडल था उस पर काफ़ी डिबेट स्टार्ट किया। जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन जब स्टार्टेड हुआ तो इन्होंने सिर्फ जबकि चिपको मूवमेंट और साइलेंट वैली ने केवल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे ज़्यादा फोकस किया, लेकिन जब नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ तो वो इकोलॉजी और सोशल जस्टिस के साथ साथ इस कंसेप्शन को भी इस डिबेट में स्टार्ट किया कि कल्चरल राइट्स क्या होता है सबाल्टन ग्रुप्स का, है ना? जो चिपको मूवमेंट था केवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पे था या फिर साइलेंट वैली में डैम स्टॉप करने का। लेकिन जो नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्टेड हुआ तो वो डिबेट में इस चीज़ को भी ऐड किया कि सबाल्टर्न ग्रुप का कल्चरल राइट्स क्या होता है, क्योंकि डैम के कारण जो होता था वहाँ पे काफ़ी अधिक जो है विस्थापन हुआ था, मतलब लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा था। तो इस पे काफ़ी डिबेट स्टार्ट हुआ था। मेनली जो 1970s के सोशल मूवमेंट्स थे वो उसका अगर कैटलिस्ट देखा जाए कि किस कारण से हो रहा था, क्योंकि देखेंगे कि इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी ने 1975 के आसपास 1970s में जो इम्पोज किया गया था देश में इमरजेंसी, एक प्रकार का इस पीरियड में जितने भी मैक्सिमम सोशल मूवमेंट हुए थे उसके लगभग रीजंस यही थे। लाइक आप देख सकते हैं ऊपर ये
स्टूडेंट मूवमेंट्स जितना बिहार में हुआ था, तो ये सब इमरजेंसी के पीरियड कैटलिस्ट आप मान सकते हैं कि मेन रीज़न यही था, क्योंकि आप उस समय स्टेट से फिर लोगों का मन जो है, अब वो नेहरू का जैसा फिगर नहीं था कोई, और स्टेट जो है काफ़ी ऑथोरिटेरियन कन्वर्ट हो रहा था। तो इस कारण से काफ़ी सोसाइटी में अलग-अलग प्रकार के जो क्लास थे वो उभर के सामने आ रहे थे। अब 1970s के मूवमेंट को अगर हम एनालाइज़ करेंगे, तो देखना चाहते हैं कि इसमें इंडियन इंटेलेक्चुअल्स ने क्या-क्या किया और किस तरीके से इनको जो है अपने-अपने एकेडमिक स्कॉलर्स ने आगे लेके चला है। तो ये आप लोगों को पूछ सकता है कि रजनी कोठारी के अकॉर्डिंग मूवमेंट क्या है? या फिर गेल ऑम्वेट ने क्या कहा है? रामचंद्र गुहा अपने बुक में किससे इन्फ्लुएंस थे? इस प्रकार के क्वेश्चन्स आ सकते हैं। जैसे कि रजनी कोठारी ने इस प्रकार के जितने भी मूवमेंट हुए उसको नॉन पार्टी फॉर्मेशंस कहा। उन्होंने ये माना कि जो इस प्रकार के मूवमेंट हैं, वो हमें क्या करते हैं, अवॉइड द करप्शन एंड कंपल्शंस ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और ये एक प्रकार का विजिल है स्टेट एक्शन के प्रति, जो कि हमेशा सिविल सोसाइटी के थ्रू मोबिलाइज किया जाता है, और नॉन पार्टी पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस जो है ये है। मतलब रजनी कोठारी ने सोशल मूवमेंट को नॉन पार्टी फॉर्मेशंस कहा, जो कि स्टेट के एक्शंस पे एक प्रकार का विजिल रखता है। ठीक है? अगर आप सिविल सोसाइटी के इस कंसेप्शन को जानें, तो जो लिबरल थ्योरी ऑफ सिविल सोसाइटी है, जैसे कि आप अलेक्सिस डी टॉकवेल का भी नाम इसमें सुने होंगे, जिनकी ये किताब थी डेमोक्रेसी इन अमेरिका। तो उन्होंने भी सिविल सोसाइटी को इसीलिए माना था, जो सिविल सोसाइटी एक प्रकार का स्टेट के एक्शंस पे चेक एंड बैलेंस रखता है। तो रजनी कोठारी का भी जो ये कंसेप्शन था, लगभग उन्होंने सोशल मूवमेंट को नॉन पार्टी फॉर्मेशन कहा के उन्होंने ये कहा कि स्टेट पे एक प्रकार का विजिल रख रहा है। ठीक है? अब इस समय के जितने भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, उनका तो अपना स्टोरी है कि जो भी सोशल मूवमेंट हुआ उसे क्लास स्ट्रक्चर में दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब तो हो गया रिवॉल्यूशन। मतलब अगर किसान आंदोलन भी हो रहा है, तो उन्होंने बोल देंगे कि अब तो हो गया रिवॉल्यूशन यहाँ पे, ठीक है? तो जो उस समय के मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे, तो उन्होंने इस एक्शन को जो है मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन में, मतलब क्लास स्ट्रक्चर में फिट करने की कोशिश किया। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, तो जो न्यू सोशल मूवमेंट है, मार्क्सिस्ट थिंकर को रीथिंक करने पे ये फोर्स किया कि आप इनसे थोड़ा बाहर निकलिए। तो गेल ऑम्वेट जैसे जिनका ट्रेनिंग ही मार्क्सिस्ट थिंकिंग में हुआ था, तो उन्होंने अपनी बुक में काफ़ी जो आगे चल के जो उनकी किताब का नाम था रीइन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन, उसमें उन्होंने एक कनेक्शन दिखाया कि क्लास, कास्ट, जेंडर और एनवायरनमेंट, इन चारों पाँचों का एक मतलब मिक्स होकर के मतलब सोशल मूवमेंट हो रहा है। तो इस कारण से, और उसके बाद गेल ऑम्वेट का बुक का नाम क्या था? रीइन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद, और गेल ऑम्वेट ने ही कहा था बिड फेयरवेल टू वर्किंग क्लास, नहीं, वो एंड्रे गॉज ने कहा था बिड फेयरवेल टू वर्किंग क्लास। अब इसमें एक और नाम आता है रामचंद्र गुहा का। तो 1990s के डिकेड में एक और नया मेथोडोलॉजिकल टेंडेंसी हम लोग देखते हैं, जो था इथनोग्राफिक टेक्निक्स, सोशल मूवमेंट को स्टडी करने का। और इसमें रामचंद्र गुहा का जो क्लासिक मोनोग्राफ है द अनक्वाइट वुड्स, उनकी बुक में काफ़ी देखने को मिलता है इसमें। और गुहा का जो ये वर्क था, खुद सबाल्टर्न थ्योरिस्ट रंजीत गुहा का पाथ ब्रेकिंग वर्क एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी से इंस्पायर्ड था। और रंजीत गुहा खुद एंटोनियो ग्रामसी के राइटिंग्स जो थे हेजेमनी और कॉन्शसनेस पे, उस पे इंस्पायर थे। तो आप देखिए, इसमें समझने की कोशिश कीजिए। जो रामचंद्र गुहा का जो बुक था द अनक्वाइट वुड्स, वो रंजीत गुहा से इंस्पायर था, और रंजीत गुहा खुद एंटोनियो ग्रामसी की राइटिंग से इंस्पायर्ड थे। ये सब सबाल्टर्न थ्योरिस्ट थे। सबाल्टर्न आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, तो सबाल्टर्न में यही सब आता है कि जो समाज के हमेशा निचले पायदान के लोग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को नोट करना, उनके जो लाइफ है, या उनका जो डे टू डे स्ट्रक्चर है, या वो कैसे स्टेट को देखते हैं, स्टेट उनके पास कैसे पहुंचता है। तो मतलब हिस्ट्री को ऊपर से नहीं देखना है, मतलब एबव से नहीं देखना, बल्कि बिलो से देखना है। तो ईपी थॉमसन थे एक, उन्होंने भी हिस्ट्री को, उन्होंने एक नया मतलब पॉपुलराइज़ किया इस स्टडी को, कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। और जेम्स स्कॉट थे, कि जैसे कि हम लोग काफ़ी हीरो के बारे में पढ़ते हैं ना, हीरो के बारे में या हीरोइन के बारे में, तो वो नहीं पढ़ना है। अनहीरोइक टाइम्स को देखिए आप, कि हमें हीरो को नहीं पढ़ना है, बल्कि उसके, अगर राजा को नहीं देखना है, बल्कि उसकी सेना को देखना है, उसके सेना के एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करना है। तो दो इसमें कॉन्सेप्ट है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, ये ईपी थॉमसन का था, और जेम्स स्कॉट का था अनहीरोइक टाइम्स। इस प्रकार को मैथ दिस में पूछ सकता है कि एंटोनियो ग्रामसी, सॉरी, रंजीत गुहा का बुक कौन सा है? तो एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट एजेंसी। रंजीत गुहा का बुक कौन सा था? द अनक्वाइट वुड्स। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो किसने दिया था कॉन्सेप्ट? तो ईपी थॉमसन ने दिया था। अनहीरोइक टाइम्स जैसी चीज़ों को किसने मतलब काफ़ी पॉपुलराइज किया? तो जेम्स स्कॉट ने किया। तो इसमें मेनली यही है।
तो इसमें ये हो गया कि रजनी कोठारी नॉन पार्टी फॉर्मेशंस का सोशल मूवमेंट को, गेल ऑम्वेट ने अपने बुक रीइन्वेंटिंग रिवॉल्यूशन में क्लास, कास्ट, जेंडर और एनवायरनमेंट को मिक्स करके सोशल मूवमेंट को नए सिरे से रखा सामने में। रामचंद्र गुहा की बुक द अनक्वाइट वुड्स थी, जो कि रंजीत गुहा के बुक एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी से इंस्पायर था। और रंजीत गुहा जो है एंटोनियो ग्राम्सी की राइटिंग्स जो थी हेजेमनी और कॉन्शियसनेस पे, उससे इंस्पायर थे। ईपी थॉमसन ने हिस्ट्री फ्रॉम बिलो जैसा कॉन्सेप्ट दिया, और जेम्स स्कॉट अनहीरोइक टाइम्स। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन के बाद जो और सोशल डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुआ, तो कई प्रकार के एनजीओज जो है फील्ड में उतर गए। और एनजीओज ने एक प्रकार से सोशल मूवमेंट में, ऐसा कहा जाता है कि एनजीओज एक प्रकार से सोशल मूवमेंट में काफ़ी हेल्प किए। लाइक बहुत सारा एनजीओ जो है उन्होंने वादा न तोड़ो अभियान जो है बनाए, जिन्होंने ये क्लेम किया कि हमारे पास 300 एनजीओज हैं पूरे वर्ल्ड से, और वो एक साथ मतलब मूवमेंट को चला रहे हैं। और मूवमेंट क्या था कि एमडीजी था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उसको सभी स्टेट को ये बोला जा रहा था कि आप इसको लागू कीजिए, जिन्होंने ये टारगेट लिया था कि 2015 तक पॉवर्टी को खत्म कर देना है इस दुनिया से। तो एमडीजी 2015 में खत्म हो गया, फिर हम 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गया है, जो 2030 तक चलेगा। तो वादा न तोड़ो अभियान एक प्रकार का था जो 300 एनजीओज को क्लेम कर रहा था कि मेरे साथ है, और वो सारे स्टेट को इस बात पे कंपल्सन दे रहा था कि तो आपको एमडीजी कंप्लीट कीजिए 2015 तक। इस प्रकार के जो मूवमेंट्स है वर्ल्ड सोशल फोरम से इमर्ज हुआ था। और एनजीओ एक्टिविस्ट हालांकि जो होते हैं वो ड्रॉ देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम मोर डिफ्यूज नेटवर्क्स, फॉर्मल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस इन द सोशल साइंसेज एज वेल एज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलपमेंट सेक्टर। मतलब कहने का ये मतलब ये है कि जो एनजीओ के एक्टिविस्ट होते हैं उनका नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग होता है, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन से लेकर के, अगर प्रोफेसर से लेकर के, जो डेवलपमेंट सेक्टर में प्रोफेशनल काम करते हैं, वैसे लोगों को वो एक साथ ला करके इस पे काफ़ी मतलब एक प्रकार का, अब बोलें तो हमें ग्राउंड पे फाइट करते ही हैं, साथ-साथ जो एक प्रकार का कल्चरल फाइट होता है जिसमें कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखना या टीवी पे डिबेट करना, तो इन चीज़ों पे एनजीओ एक्टिविस्ट का काफ़ी हेल्प रहता है। सतीश देशपांडे थे, इन्होंने कहा था कि 1990s में इंडिया में जितना भी मूवमेंट हुआ, उसको हम लोग 3 टर्म में लिख सकते हैं, वो है मार्केट, मंदिर, मस्जिद एंड मंडल। मार्केट मतलब 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था, तो उस पे डिबेट चल रहा था कि भाई लिबरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मंदिर मस्जिद हो गया कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद था उसको डिमोलिशन करा दिया, तो उस पे काफ़ी डिबेट चल रहा था। और मंडल हो गया जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू किया गया। तो 1990s के डिबेट को, अगर सोशल मूवमेंट जो भी हुआ मेजर सोशल मूवमेंट, तो उसको हम लोग मार्केट, मंदिर, मस्जिद एंड मंडल में देख सकते हैं। ये टर्म है सतीश देशपांडे का, ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में कि मार्केट, मंदिर, मस्जिद एंड मंडल किसने दिया था, किसने कॉइन किया था, तो सतीश देशपांडे ने कॉइन किया था। और किस पीरियड के बारे में कह रहे थे, तो 1990s के पीरियड के बारे में कहते, ठीक है। अब जब से 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आया, तो अब जेएनयू हाइक प्रोटेस्ट, सीए, एनआरसी, शाहीन बाग प्रोटेस्ट एंड किसान आंदोलन, इस प्रकार के प्रोटेस्ट जितने भी हो रहे हैं, तो ये अब स्पेशल डिमांड कर रहा है कि इस प्रकार के प्रोटेस्ट के स्टडी, नेचर ऑफ प्रोटेस्ट को स्टडी किया जाए एक नए सिरे से। साथ-साथ ये भी देखना है कि कैसे रूलिंग पार्टी या जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, वो किस प्रकार से काउंटर टैक्टिक्स अपनाते हैं इस प्रकार के प्रोटेस्ट को अ दोनों फ्रंट से जो है मतलब काउंटर करने के लिए। एक फ्रंट तो टॉक है, जैसे किसान आंदोलन के देख लें, एक फ्रंट पे टॉक हो रहा है, दूसरे फ्रंट पे उसके मिनिस्टर्स जो हैं मतलब तीसरे चौथे प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो ये काउंटर टैक्टिक्स होता है। सीए, एनआरसी में ही जितने एंटी नेशनल या नेशनल कैरेक्टर करके प्रोटेस्ट हो रहा था, या जेएनयू हाइक प्रोटेस्ट में, तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट पे अब नए सिरे से स्टडी करने की आवश्यकता है। इम्पोर्टेंट बुक्स में आप लोगों को पूछ सकता है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसको मैं क्या ही पढूँ। आप लोग इसे, मैं पॉज़ कर देता हूँ, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। और जो हमारा ब्लॉग है जून पॉलिटिकन का, तो उसपे भी आपको ये लिखा हुआ टोटल टोटल नोट्स आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट।